दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। तो चलिए इस सीरीज के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें क्लाउड क्लिफ को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे लोग युन नाम के आदमी को मारने उसके पीछे पड़े होते हैं। और ये युन एक डॉक्टर होता है जिसके पास मिस्टीरियस पॉइजनस पर्ल है और उस पर्ल के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स है कि वो किसी भी तरह के बीमार इंसान को ठीक कर सकता है। साथ ही उसका पॉइजन भी इतना खतरनाक है कि वो यहाँ तक के किसी डीमन या फिर गॉड तक को मार सकता है। इसलिए वो सारे लोग युन को मारकर उससे वो पर्ल लेना चाहते हैं ताकि उसका इस्तेमाल कर सके, जिससे उनका दुनिया पर भी राज हो जाएगा। लेकिन युन अपने पर्ल के पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है ताकि कोई भी उससे पर्ल वो नहीं ले सके। कई सारे लोग उससे फाइट करके उससे वो पर्ल छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन युन अकेले ही उन सभी पे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो उन सभी से फाइट किए जा रहा होता है जहाँ कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लेकिन इतने लोगों से फाइट करने के बाद युन थोड़ा थोड़ा कमजोर हो गया होता है और यहाँ पर जो लोग हैं इन लोगों ने ही युन के मास्टर और उसकी फियांसे को भी मार दिया था उसी पर्ल के लालच में, ताकि वो उनसे वो पर्ल छीन सके। और उन्हीं का बदला लेने के लिए यहाँ पर युन आया होता है क्योंकि अब युन के पीछे भी वो सभी लोग पड़ चुके हैं ताकि उससे पर्ल छीन सके। लेकिन युन ऐसा नहीं चाहता कि वो पर्ल किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाए। वो पर्ल की पूरी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहाँ पर खत्म करने की कोशिश किए जा रहा होता है, लेकिन उनकी तादाद तो काफी ज्यादा थी। वो कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन तब भी अभी काफी सारे लोग बचे हुए थे और वो सभी युन के पास आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे कहते हैं तुमने इतने लोगों को मार दिया, अब तो तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे वो उसके पास जाकर उसे मारकर उसे वो पर्ल छीनते, इससे पहले ही युन वहाँ से खाई के नीचे कूद जाता है ताकि कोई भी उससे वो पर्ल ना ले सके। साथ ही उसने उस पर्ल को अपने अंदर ही खा लिया होता है, जिस वजह से अब उस पर्ल का पॉइजन पूरी तरह से युन की बॉडी में फैल गया था। तब खाई से नीचे गिरते हुए युन वहाँ से किसी अलग ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद उसकी आँख एक घर के अंदर खुलती है और यहाँ पर उसके सामने उसकी आंट खड़ी होती है जो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि युन का दोबारा से रीइंकार्नेशन हुआ है और अब उसकी सोल इस रियल वर्ल्ड के शियाओ नाम के आदमी के अंदर आ चुकी है, जिस शियाओ की आज शादी होने वाली है। लेकिन शियाओ ने एक ऐसी बीमारी के साथ जन्म लिया था कि वो चाहे कितना भी कल्टीवेशन कर ले, उसने आज तक कभी भी अपना लेवल 1 ही ब्रेक थ्रू नहीं किया है, इसलिए सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज उसकी शादी इस पूरे सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ होने वाली है, क्योंकि कुछ टाइम पहले शियाओ ने उसकी जान बचाई थी और उसी का एहसान निकालने के लिए वो लड़की शियाओ से शादी करना चाहती है। लेकिन ये शादी भी एक समझौते के बराबर ही होगी, पर ये भी चीज कई सारे लोगों को नहीं भा रही है क्योंकि हजारों लोग उस लड़की के चाहने वाले हैं क्योंकि उसकी सुंदरता ही इतनी ज्यादा है। इसलिए उन लोगों में से किसी एक ने शियाओ के शराब में जहर मिला दिया था ताकि शियाओ मारा जाए, और जब वो मर जाएगा तो वो उस सुंदर लड़की से शादी नहीं कर पाएगा। साथ ही उस लड़की का नाम किन्यू होता है। लेकिन तब वहाँ पर उसकी आंट उसे होश में लेकर आ गई होती है, लेकिन अभी तो उस जहर की वजह से शियाओ मर चुका था। पर जैसे ही युन की सोल उसके अंदर आई, शियाओ अब दोबारा से जिंदा हो चुका है और अब उसकी बॉडी के अंदर 2 लोगों का कंट्रोल है, एक शियाओ के खुद का और दूसरा युन का। और इसी वजह से अब युन की पॉइजन वाली पावर्स भी शियाओ के पास आ चुकी है, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। और इसी वजह से उसके ऊपर जो पॉइजन डाला गया था उसका सारा असर खत्म हो चुका है उसकी बॉडी से, जिस चीज से शियाओ तो एकदम हैरान रहता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया। तब वहाँ पर शियाओ के ग्रैंडपा आकर उसकी आंट को ही चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें शियाओ का ख्याल रखना चाहिए था, न जाने उसको किसने क्या लाकर पिला दिया। वो तो अच्छा हुआ कि शियाओ की जान बच गई, वरना आज तो इसकी शादी वाले दिन ही काफी बड़ी मुसीबत हो गई होती। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा वहाँ से शादी की तैयारियां करने के लिए चले जाते हैं और उसकी आंट शियाओ को तैयार करना शुरू कर देती है। जहाँ इस लाइफ से शियाओ की बॉडी के अंदर से युन कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो लाइफ मेरी पहले की थी वहाँ पर मेरे को कोई चाहने वाला नहीं था, जो भी थे उन सभी को तो उन बदमाश लोगों ने मुझसे छीन लिया था। लेकिन इस लाइफ में मैं जो भी मेरे चाहने वाले हैं उन्हें मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। अब शियाओ अपने अंकल के पास आता है जहाँ उसके अंकल ने पूरे बारात की तैयारियां कर दी होती है। लेकिन तब शियाओ घोड़ा गाड़ी में बैठने के बजाय घोड़े पे बैठ जाता है, लेकिन ये घोड़ा काफी ज्यादा पावरफुल था जिसे संभालना जल्दी किसी के बस का नहीं होता है। इसलिए जैसे शियाओ उस पे बैठता है वो घोड़ा
उसे वहाँ से जमीन पे पटक देता है। ये देखकर शियाओ भी हैरान था और उसके अंदर से युन कहता है मैं नहीं जानता था कि शियाओ की बॉडी तो इतनी ज्यादा कमजोर है। तब वहाँ पर शियाओ का भाई यू लॉन्ग आता है जो उसे सहारा देकर उठाता है, लेकिन जैसे ही शियाओ उसके हाथ को छूता है उसे काफी अजीब सा महसूस होने लगता है और उसे अब समझ आ जाता है कि जो शराब के अंदर पॉइजन मिला गया था उसका असर अब भी यू लॉन्ग के हाथ में ही है। इसका मतलब साफ है कि यू लॉन्ग ने मुझे शराब में जहर डालकर देने की कोशिश की थी ताकि मैं मारा जाऊं, क्योंकि यू लॉन्ग भी किन्मू को पसंद करता है और ये मुझे रास्ते से इसलिए हटाना चाहता था ताकि मेरे बाद ये किन्मू से शादी कर सके। लेकिन अभी वो जरा सा भी यू लॉन्ग को शक होने नहीं देता कि उसे उसके प्लान के बारे में मालूम पड़ चुका है। इसके बाद यू लॉन्ग उससे कहता है मैं तो आज तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हारी शादी पूरी सिटी की सबसे सुंदर लड़की से होने वाली है। इस चीज से तो कई सारे लोग अपनी जान ही दे देंगे जो कि किन्मू को पसंद करते थे, इसलिए तुम्हें आज तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें वो ऊपर के मन से ही कह रहा होता है, असल में तो उसका अंदर कुछ और ही प्लान था। अब वहाँ पर एक साधारण घोड़े को लेकर आया जाता है जिसके ऊपर सवार होकर शियाओ पूरी बारात के साथ वहाँ से किन्मू के घर के लिए निकल जाता है और उसके जाने के बाद ही युन लॉन्ग अपने दूसरे भाई को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसमें शराब में नकली जहर मिलाने की, न जाने तुमने क्या मिलाया था जिस वजह से शियाओ बच गया, वरना तो उसे मर जाना चाहिए था। इधर जैसे ही बारात आगे जा रही होती है तभी सामने से एक भयानक और खतरनाक बीस्ट भागते हुए आता है जो सभी के ऊपर अटैक करने वाला था, इसलिए सारे लोगों में हड़कंप मच गई होती है। पर जैसे ही वो शियाओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है इससे पहले ही उसके अंकल वहाँ पर आकर उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देते हैं। तब वहाँ पर यूविंग नाम का आदमी आता है जिसका ही वो बीस्ट है और वो आते साथ ही सभी से माफी मांगता है कि मेरा बीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा पागल हो गया था इसलिए वो सभी के ऊपर अटैक करने आ गया। लेकिन जहाँ तक कि मैंने सुना है कि शियाओ के पास तो काफी ज्यादा पावर्स है, इसलिए क्यों ना आज उसकी पावर्स का नमूना देख लिया जाए। अगर शियाओ मेरे बीस्ट को यहाँ रास्ते से हटाने में कामयाब होता है तो ये शान से यहाँ से जा सकता है, और अगर नहीं तो ये तब तक यहाँ से नहीं जा पाएगा जब तक ये बीस्ट को नहीं हटा पाता, और इसमें नाकाम रहा तो हम सब समझ जाएंगे कि शियाओ तो किसी काम का नहीं है और इससे शादी करके किन्मू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर शियाओ को गुस्सा तो आता है लेकिन तब भी वो उस बीस्ट को रास्ते से हटाने के लिए मान जाता है। लेकिन जैसे ही वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तब उसे शियाओ की बॉडी के अंदर से युन की स्पिरिट दिखाई देती है जिसे देखकर तो उस बीस्ट के पसीने छूट जाते हैं और वो वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन तब यूविंग उस बीस्ट को भड़का देता है, इसलिए अब वो बीस्ट शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए पूरे गुस्से के साथ उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर शियाओ भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता इससे पहले ही वहाँ पर किन्मू का भाई आ जाता है जो उस बीस्ट को उठाकर वहाँ से गोल गोल घुमाते हुए दूर फेंक देता है, इसलिए वो बीस्ट उड़ते हुए यूविंग के ऊपर ही जाकर गिरता है। और फिर किन्मू का भाई शियाओ को उसके घोड़े के साथ ही अपने कंधे पर बिठा लेता है और उसे वहाँ पर रखे हुए सीधा किन्मू के घर की तरफ जाना शुरू कर देता है, क्योंकि बारात को आने में काफी टाइम पहले से ही निकल चुका था। जहाँ रास्ते में वो युन बाई को एक किक मार कर तो पहले से उड़ा देता है। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं जिसे कुछ बदमाश डिसाइपल ने काफी ज्यादा शराब पिला दी होती है। अब शियाओ वहाँ से अपने कमरे में आता है जहाँ पर किन्मू पहले से ही बैठी होती है, लेकिन अभी वो उसकी शक्ल ही नहीं देख पाता क्योंकि उसके चेहरे पर कपड़ा लगा हुआ था। वो जैसे उस कपड़े को हटाने की कोशिश करता है किन्मू अपनी स्नो पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देती है, लेकिन तब इससे उसका कपड़ा हट जाता है। ये देखकर अब शियाओ एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसे किन्मू की शक्ल दिखाई दे रही थी और उसकी शक्ल देखकर तो शियाओ का खुद की बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं रहता क्योंकि वो उसकी सुंदरता का दीवाना हो गया था और उसे अब समझ आने लगता है कि आखिर क्यों किन्मू को पूरे सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की कहा जाता है। लेकिन उसकी स्नो पावर्स को देखकर वो समझ जाता है कि ये आइस क्लाउड सेक्ट से है क्योंकि वहाँ के लोगों को ही इतनी खतरनाक पावर्स आती है। तब ये देखकर किन्यू भी हैरान रह जाती है। वो उससे कहती है मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बिल्कुल ही लूजर हो वैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है, तुमने बस मेरी पावर्स को ही देखकर ये पहचान लिया कि मैं कौन से सेक्ट से हूँ। उस पर शियाओ कहता है ये तो बस शुरुआत ही है, आगे आगे देखो कि मेरे पास और कौन कौन सी खास टेक्निक्स है। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है किन्यू दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे पीछे कर देती है और उससे कहती है मैं आइस सेक्ट से हूँ और यहाँ पर किसी भी लड़की का रिलेशनशिप में आना अलाउड नहीं है, इसलिए हम दोनों कभी भी असली कपल्स नहीं बन सकते, इसलिए ये ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही देना। मैंने ये शादी भी बस एहसान उतारने के लिए की है और एक महीने
ने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, उसके बाद तुम्हारा हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म होता है। तो एक मेहरबानी करो मुझ पे कि इस 1 महीने के अंदर मुझसे थोड़ी दूरी ही बना कर रखना। वहीं यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं, उधर यून लोगों के तो पसीने छूट रहे होते हैं कि आखिर वो दोनों कमरे में क्या कर रहे होंगे। इसलिए वो गुस्से में अपना चाय पीने वाला कप भी तोड़ रहा होता है। इधर किन्यू शियाओ को बेड पे नहीं सोने के बजाय जमीन पे सोने कहती है ताकि वो दोनों अलग रह सके। तब शियाओ उससे कहता है मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊंगा, हनी कहना कैसा रहेगा। ये सुनकर किन्यू कहती है अगर तुमने दोबारा से मुझे हनी कहा तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। ये सुनकर शियाओ घबरा जाता है और भागते हुए दोबारा से जमीन पे सोने के लिए चले जाता है। लेकिन तब भी वो हनी उसे कह रहा होता है और उसके साथ मजाक करने की भी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन किन्यू उससे कहती है दोबारा से कुछ हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगी और तुम्हारी जबान भी काट दूंगी। तब ये देखकर शियाओ अपने घर से बाहर निकल कर आ जाता है ताकि थोड़ी देर खुली हवा में सांसें ले सके। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि बेहोश थी और उस लड़की का नाम जैस्मीन होता है। साथ ही उस लड़की को काफी ज्यादा चोटें भी लगी थी। लेकिन जैसे ही शियाओ उस लड़की को छूता है उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और उसके अंदर पॉइजन पावर्स को देखकर वो लड़की जल्दी से होश में आ जाती है और उसके हाथ को काट कर उसका ब्लड पीना शुरू कर देती है ताकि वो उसके पॉइजनस और मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच सके। जिसके बाद जैस्मीन उसके हाथ के अंदर ही चली जाती है। ये देखकर शियाओ हैरान था और जब वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाता है तब उसे वहाँ पर जैस्मीन दिखाई देती है जो कि अब उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुकी थी। ये देखकर शियाओ हैरान रहता है कि आखिर उस पॉइजनस पर्ल ने जैस्मीन को यहाँ पर आने के लिए कैसे दे दिया, वो तो उसे यहाँ से बाहर भी निकाल सकता था। लेकिन अभी वो इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचता नहीं। जिसके बाद वहाँ पर शियाओ की आंटी भी आ जाती है, इसलिए वो दोनों आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। अब अगले दिन शियाओ किन्यू के लेकर अपने ग्रैंडपा के पास आता है जहाँ वो सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तब अपने ग्रैंडपा के सामने शियाओ किन्यू के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है ताकि उसके ग्रैंडपा को ये शक ना हो कि वो दोनों का रिश्ता बिल्कुल अलग सा है और वो दोनों एक साथ में नहीं रहते हैं। तब इस चीज को देखकर किन्यू रात को शियाओ को घर पर लेकर आती है और उसे पूरी तरह से बर्फ में जमाना शुरू कर देती है कि आखिर तुमने मेरे कंधे पर हाथ कैसे रखा था। लेकिन तब शियाओ उससे कहता है मैं तो उल्टा तुम्हारी राज छुपाने की कोशिश कर रहा था ताकि ग्रैंडपा को ये शक ना हो जाए कि हम दोनों बिल्कुल अलग रहने वाले हैं। अगर उन्हें शक हो जाता तो उन्हें तो बहुत बुरा लगता। तब ये सुनकर किन्यू भी उसके पावर्स को रोक देती है और उसे दोबारा से नॉर्मल कर देती है। जिसके बाद शियाओ उससे कहता है जब मैंने तुम्हारे कंधे को छुआ था तब मुझे पता चला कि तुम्हारी कल्टीवेशन पावर्स तो बढ़ रही है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, और जितनी तुम्हारी पावर्स बढ़ रही है उससे तुम्हें उसका खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। तुम रातों को अच्छे से सो नहीं पाती होगी क्योंकि तुम्हारे मेरिटियंस ठीक से अनलॉक नहीं है, उन्हें अच्छे से अनलॉक करना पड़ेगा और जब वो एक बार अनलॉक हो जाएंगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर्स पहले से 10 गुना ज्यादा तेज बढ़ेगी। ये सुनकर किन्यू हैरान रह जाती है। वो उससे कहती है क्या तुम इसे अनलॉक कर सकते हो। ये सुनकर शियाओ कहता है अरे मैं तो इसी के इंतजार में था, मैं क्यों नहीं अनलॉक कर सकता, मैं तो जमाने से काफी अच्छा पॉइजनस डॉक्टर हूँ, तो मुझे इन छोटे मोटे मेरिटियंस को अनलॉक करना कैसे नहीं आएगा। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि उसके अंदर सुई लगा सके। लेकिन सुई लगाने का बहाना करते हुए वो उसके हाथ को काफी अच्छे से छू रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद उसके अंदर वो सुई भी लगा लेता है। लेकिन जैसे ही वो सुई हटती है किन्यू को उसकी पावर्स पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल दिखाई देने लगती है और उसके हाथ में काफी हल्का भी महसूस हो रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है कि इस शियाओ ने तो बड़ी ही आसानी के साथ मेरे मेरिटियंस को अनलॉक कर दिया और इस वजह से तो मेरी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। तब शियाओ उससे कहता है अभी तो मैंने बस हाथ को ही अनलॉक किया है, मैं पूरी बॉडी को भी अनलॉक कर सकता हूँ, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जिस पर किन्यू कहती है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, तुम मेरे पूरी बॉडी के मेरिटियंस को अनलॉक कर सकते हो। ये सुनकर शियाओ उससे कहता है तो ठीक है चलो अपने कपड़े निकाल लो, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी में सुई लगा दूंगा। ये सुनकर किन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। देखते हैं जो शियाओ के सामने अपने मेरिटियंस को ठीक करवाने के लिए मान जाती है। ये देखकर शियाओ एकदम खुश हो जाता है और फिर वो उसकी बॉडी पर सुई लगाना शुरू कर देता है ताकि उसके बाकी सारे बचे हुए मेरिटियंस को भी अनलॉक कर सके। जिसके बाद उसके पहली बार का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, लेकिन अभी उसे ऐसे 6 और ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे और तब जाकर ही पूरी तरह से किन्यू के सारे मेरिटियंस अनलॉक हो जाएंगे। इसके बाद शियाओ उससे कहता है मैं तो अभी लेवल 1 पर भी ठीक से नहीं पहुंचा हूँ और अभी तुम तो लेवल
लेवल 10 पर हो, तो इसलिए तुम्हारे मेरिटेंस को ठीक करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मुझे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी होगी और 6 सेशन तुम्हारे लेने होंगे, ताकि उसके बाद ही मैं तुम्हारे सारे मेरिटेंस को अच्छे से अनलॉक कर सकूं। जिसके बाद वो वहाँ से घर के बाहर जाने लगता है, क्योंकि उसे जमीन पे सोना अच्छा नहीं लग रहा था। वो किन्यू से कहता है तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं जा रहा हूँ किसी होटल में रुक कर सो जाऊंगा। लेकिन तब ये सुनकर किन्यू से कहती है तुम आकर बेड पर सो सकते हो। जो सुनकर तो शियाओ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो यही तो चाहता था, बस वो बहाना मार रहा था। जिसके बाद वो भागते हुए आकर बेड पर सो जाता है, जहाँ उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं और उसे काफी अच्छे अच्छे सपने भी आने लगते हैं। लेकिन तभी घंटा बजने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। अब हम शियाओ के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि हॉल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि यहीं से घंटा बजा था। वो आने के बाद अपने दोनों भाइयों से कहते हैं आगे तुमने यहाँ पर घंटा क्यों बजाया, कौन सी जरूरी काम आ गया था। तब फर्स्ट ब्रदर, जो कि शियाओ के ग्रैंडपा के सबसे बड़े भाई है, वो कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ खास बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। हमें शियाओ ट्राइब की तरफ से एक लेटर मिला है, ताकि वो हमारे यहाँ के सेट के किसी एक डिसाइपल को अपने शियाओ ट्राइब में ले जाना चाहते हैं, और इसी चीज के लिए वो कल यहाँ पर आएंगे। इसलिए सारे डिसाइपल्स को तैयार रहना होगा। जो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा उसे सिलेक्ट करके शियाओ ट्राइब के लोग उसे अपने साथ ले जाएंगे, ताकि अपने सेट में उसे ट्रेनिंग दे सके। ये सुनकर शियाओ के ग्रैंडपा तो हैरान और खुश हो जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि अगर इसमें शियाओ सिलेक्ट हो गया तो वो आसानी से शियाओ ट्राइब के अंदर जा सकता है, और वहाँ जाने के बाद उसे कई सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, जिस वजह से उसकी जो बीमारी है जिसके कारण वो अपना जल्दी कल्टीवेशन नहीं कर पाता है, वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इसलिए कैसे भी करके शियाओ को उसमें सिलेक्ट ही होना पड़ेगा। तब सेकंड ब्रदर, जो कि शियाओ के ग्रैंडपा और फर्स्ट ब्रदर के बीच में आते हैं, वो शियाओ के ग्रैंडपा से कहते हैं इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि शियाओ उसमें सिलेक्ट होगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उसमें सिर्फ युनलोंग ही सिलेक्ट होने वाला है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा पावरफुल है हम तीनों भाइयों के बेटों में। और वैसे भी शियाओ ने पिछले कुछ दिनों में क्या ही कुछ उखाड़ लिया है। वो आज तक तो ढंग से अपना लेवल 1 भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। अब तक के उसे जितने भी रिसोर्सेज दिए गए हैं उन्हें उसने सभी को वेस्ट किया है। इसलिए शियाओ को तो उसमें जाने का मौका ही ना दिया जाए। वो हमारी फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये सुनकर शियाओ के ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सेकंड ब्रदर के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन फर्स्ट ब्रदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनका गुस्सा शांत करवा देते हैं। इसलिए शियाओ के ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ किन्यू अपना प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसे छुपकर युनलोंग देख रहा होता है, और उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही किन्यू की नजर उस पर पड़ती है वो उसके पास आ जाता है। लेकिन तब उसे देखकर किन्यू कहती है यहाँ पर शियाओ नहीं है, इसलिए आप जा सकते हो। जब शियाओ यहाँ पर रहेगा तब उससे मिलने के लिए आ जाना। लेकिन यहाँ पर युनलोंग का तो अलग ही प्लान था। वो किन्यू के पास आकर उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, और उससे कहता है आप तो काफी अच्छा प्रैक्टिस कर रही थी, मेरे पास भी फाइटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैं आपके लेवल के आसपास ही हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक बार फाइट करते हैं, इससे आपकी अच्छी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। जिसके बाद वो किन्यू के हाँ किए बगैर ही उसके हाथ को पकड़कर उससे फाइट करने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर तो किन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ वो शियाओ को उसे छूने नहीं दे रही थी, यहाँ पे युनलोंग के छूने से तो उसके दिमाग में खून खोल जाता है, और वो उसे इतना मार रही होती है कि इसके बारे में तो युनलोंग कुछ कह ही नहीं पाता। जिसके बाद किन्यू उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसकी दांत भी तोड़ देती है, और फिर उसे उठाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देती है। तब शियाओ वहाँ से जब आ रहा होता है तो उसे हवा में से नीचे युनलोंग गिरते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर किन्यू के साथ कुछ बातें करने आया होगा, इसलिए उसने इसे उठाकर यहाँ से दूर फेंक दिया। तब युनलोंग भी अपनी इज्जत बचाते हुए शियाओ से बहाना करके ये भाग जाता है कि मैं ऊपर से प्रैक्टिस करते हुए नीचे गिर गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शियाओ ट्राइब के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पर सिर्फ शियाओ ट्राइब का यंग मास्टर ही आया होता है, बल्कि वहाँ के एल्डर यहाँ पर नहीं आए थे। तब यंग मास्टर सेट के अंदर आता है और सभी से कहता है कल के दिन मैं तुम सब में से एक डिसाइपल को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से शियाओ ट्राइब में ले जाने के लिए। जिसके बाद वो फर्स्ट ब्रदर को एक बॉक्स भी देता है जिसके अंदर कुछ मेडिसिन है, और वो इतनी पावरफुल मेडिसिन है कि उससे शियाओ के अंदर जो बीमारी है जिससे उसका कल्टीवेशन नहीं बढ़ पाता है वो भी ठीक हो सकती है। ये देखकर तो शियाओ की आंटी एकदम हैरान रह जाती है कि इससे तो शियाओ बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे ही यंग मास्टर की नजर शियाओ की आंटी जिसका नाम लिंजी है उस पर पड़ती है, वो उससे बात करने उसके पास
पास आ जाता है, लेकिन तब उसके बीच में शियाओ आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है आप यहाँ किससे बात कर रहे हो? अगर आपको बात ही करनी है तो चलो हम दोनों बात करते हैं, मैं दिन भर आपको बिजी रखूंगा। तब ये देखकर शियाओ उससे कहता है तुम हो कौन और मेरे सामने से हट जाओ वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तब शियाओ ट्राइब से आया हुआ एक एल्डर यंग मास्टर को वहाँ से साइड कर देता है क्योंकि अभी यहाँ पर झगड़ा करना ठीक बात नहीं है और यंग मास्टर के फादर ने उसे सख्त मना किया था कि वो वहाँ पर जाकर कुछ झगड़ा करे। अब इस चीज का फायदा उठाकर यू लॉन्ग यंग मास्टर को वहाँ से किन्यू के पास लेकर आता है और उससे कहता है ये किन्यू पूरे इस सेट की सबसे सुंदर लड़की है और इसकी शादी सबसे लूजर से हुई है जिसने अपना अभी तक के लेवल 1 भी ठीक से ब्रेक थ्रू नहीं किया। ये सुनकर तो यंग मास्टर एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। इतनी सुंदर लड़की और इसका हस्बैंड इतना नकारा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए तो मुझ जैसा पावरफुल और हैंडसम हस्बैंड होना चाहिए। इस पर यू लॉन्ग कहता है अरे मैंने आपको इसी के लिए तो यहाँ पर बुलाया है, मैं आपका साथ दे सकता हूँ शिया को रास्ते से हटाने के लिए। ये सुनकर वो यंग मास्टर खुश हो जाता है और फिर यू लॉन्ग उसके कान में प्लान बताने लगता है कि कैसे वो किन्यू से शादी कर सकता है। लेकिन यंग मास्टर तो काफी बुरे किस्म का इंसान था। वो यू लॉन्ग से कहता है इस किन्यू के साथ साथ मुझे लिंजी भी चाहिए, दोनों को एक साथ करने का प्लान बताओ मुझे। इस पर यू लॉन्ग उसे वो भी प्लान बताने लगता है और उस प्लान को सुनकर शियाओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ शियाओ किन्यू के अभी तक मेरिटेंस को ठीक कर रहा होता है और जहाँ उसने अपना छठा सेशन भी पूरा कर लिया था, लेकिन जैसे वो ये सेशन पूरा करता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तब किन्यू अपनी पावर की मदद से उसे होश में लेकर आती है, जहाँ वो काफी ज्यादा खुश भी थी कि शियाओ ने तो उसकी सारी मेरिटेंस को अनलॉक कर दिया। साथ ही वो उससे ये भी सुझाव देती है कि कल शियाओ ट्राइब के लोग किसी एक डिसाइपल को चुनना चाहते हैं तो क्यों ना तुम उसमें ट्राई करो, हो सकता है तुम सिलेक्ट हो जाओ क्योंकि तुम्हारी मेडिसिन पावर किसी 10th लेवल वाले मास्टर से कम नहीं है। लेकिन शियाओ से कहता है जब मैं वहाँ चला गया तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा, इसलिए मैं तो वहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ यंग मास्टर फर्स्ट ब्रदर से कहता है मैं सारे डिसाइपल में से एक को चुनना चाहता हूँ और मैं ये भी करना चाहता हूँ कि जिसे मैं चुनूंगा उसे वही वाला पाउडर दूंगा गिफ्ट में जो मैंने कल आपको दिया था, इसलिए वो पाउडर लाओ मुझे वापस कर दो। लेकिन फर्स्ट ब्रदर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं मुझे माफ कर देना, कल किसी ने वो पाउडर चुरा लिया। ये सुनकर तो यंग मास्टर एकदम गुस्सा हो जाता है और अपने असासिन से कहता है जाओ और उस पाउडर को अपनी पावर की मदद से ढूंढो। इसलिए उसका असासिन बस 1 मिनट के अंदर ही उस पाउडर को ढूंढ कर लेकर आ जाता है जो कि एक बॉक्स में रखा हुआ था। जिसके बाद वो असासिन यंग मास्टर से कहता है मुझे रूम नंबर 66 में मिला है। जो सुनकर तो लिंजी एकदम घबरा जाती है, लेकिन रूम नंबर 66 उसी का था, यानी कि हो सकता है यू लॉन्ग ने ही जानबूझकर उसके कमरे में ही उस पाउडर के बॉक्स को छुपा दिया था ताकि उसे फंसा सके। और फिर ये सीन दिखाते ही